अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने लास्ट टाइम जो है वो चैप्टर नंबर 14 का लेक्चर नंबर 6 किया था और नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 14 और एज वेल। बट हमारे पास जो आज का पार्ट है वो कौन सा होगा बेटा? पार्ट नंबर 7 होगा, लेक्चर नंबर 7 होगा। ठीक है, लेक्चर नंबर 7 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इसके बाद वाला लेक्चर है लेक्चर नंबर 8, जिसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़नी हैं, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट इस लेक्चर के अंदर मौजूद है। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के इस लेक्चर के अंदर, और इसके बाद फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये लेक्चर जो है लास्ट लेक्चर से लिंक नहीं है, यानी कि जो लास्ट लेक्चर टॉरवाइड का था वो वहाँ ख़त्म हो गया। ठीक है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर्स लॉ ख़त्म हो गई। आज से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स। फिर उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स को ही रेफरेंस बनाते हुए आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो हमारा आज की क्लास बहुत ही छोटी सी होगी, यानी कि 2 लेक्चर 2 पार्ट्स पे, यानी कि 2 टॉपिक्स पे मुश्तमिल है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, पहली बात तो ये कि हमारे पास हम चैप्टर नंबर 12 में पढ़कर आए थे। जिन हजरात ने चैप्टर नंबर 12 पढ़ लिया है वो जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, वो मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्ट सीख लें। ठीक है भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे प्रोड्यूस होगा, क्या होता है, पहले देखें प्रोड्यूस होगा कैसे। आपके पास एक मैग्नेट मौजूद है। ठीक है, ये उसका नॉर्थ पोल है, ये एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, और ये दूसरे मैग्नेट का आपके पास जो है दूसरा साउथ पोल है। ठीक है, या दूसरा पोल है। ठीक है, अब यहाँ से जो है जाहिर है कि मैग्नेटिक फोर्स की कोई ना कोई डायरेक्शन तो ज़रूर होगी, मैग्नेटिक फोर्स की कोई ना कोई डायरेक्शन ज़रूर होगी। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी हम उसको कहते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्या कहते हैं मेरा बेटा उसको? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है भाई, अच्छा जनाब, अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो किसी ना किसी सरफेस एरिया में से गुजर के जा रही होंगी, किसी ना किसी गिवन एरिया में से गुजर के जा रही होंगी। जाहिर है कि वो हवा में छोड़ती हुई जाएंगी नहीं, जब जहाँ मैग्नेट रखा हुआ है, जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है बेसिकली हमारे पास वही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी हैं, यानी कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस किसी ना किसी एरिया से गुजर रही होंगी। ठीक है ना, और वो एरिया जो है लाजिम तौर पर कहाँ रखा, एरिया क्या होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होना चाहिए। ठीक है, किसके अंदर होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होना चाहिए। समझ आ रही है बात ये वाली? ठीक है, अच्छा जनाब, जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होना चाहिए तो जो भी लाइंस ऑफ फोर्सेस गुजर गई एक एरिया के ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वहाँ अपना इफेक्ट छोड़ जाएंगे। दैट इफेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है मेरा बेटा? वो मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। डेफिनेशन क्या होंगी कि द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस passing through a given area, passing through a given area, एक एरिया से गुजर रही है, passing through a given area, and that area should be placed in a magnetic field। लिख दिया पे आपने कि given area। अब आगे क्या लिखोगे? which या that should be, which should be placed in a, which should be placed in a मैग्नेटिक फील्ड। ये फिनोमेना क्या कहलाता है? द फिनोमेना इज सेड टू बी अ मैग्नेटिक फ्लक्स। समझ आई बात ये वाली? द फिनोमेनन इज कॉल्ड या इज सेड टू बी, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक एरिया के ऊपर से, एक एरिया में से जब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस गुजर रही हों तो ऐसा फिनोमेना क्या कहलाएगा बेटा? मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगा। समझ आ गई बात ये वाली? और इसके अलावा हमारे पास एक मैथमेटिकल डेफिनेशन भी इसकी है। वो क्या है मेरा बेटा? वो हमारे पास है, अब क्या लिखेंगे बीच में? और देखें चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हुए हैं आप लोग के डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगी डेफिनेशन? द डॉट प्रोडक्ट, the dot product of magnetic field of induction या magnetic lines of forces एक ही बात है। ठीक है ना, magnetic field of induction, magnetic field of induction, magnetic field of induction क्या होती है? हम पढ़कर आए हुए हैं कहाँ से? चैप्टर के स्टार्ट में बिल्कुल। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन एंड सरफेस एरिया, एंड सरफेस एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स।
इसके रिस्पेक्ट से, जाहिर है ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, इसके रिस्पेक्ट से फॉर्मूला भी हमारे पास होगा। ठीक है, क्या कहा, एक बार रिव्यू कर लें कि सर हमारे पास किसी भी मैग्नेटिक एरिया के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई हुई एक जगह पर, ठीक है, और ये उसका एरिया है बीच में ना, वहाँ से मैग्नेटिक फोर्स जो है, अगर कोई भी चीज़ यहाँ रखी होगी उस पर अप्लाई हो रही होगी, ठीक है ना, मैग्नेटिक फोर्स की कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, जो बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी ना, वही हम उसी चीज़ को, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स को कहते हैं मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज। ठीक है, वो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज जो हैं एक एरिया से गुजरते हुए आ रही है, वहां पर एक फिनोमेना क्रिएट हो गया, एक इफेक्ट क्रिएट हो गया, वो कहलाता है क्या बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फिर इसी का हमने लिखा मैथमेटिकल डेफिनेशन कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बोले, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन क्या होती है, मैग्नेट से निकलने वाला है जहाँ तक उसका एरिया है, जहाँ तक मैग्नेटिक फोर्स जो है हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और पूरा नाम क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन होता है। हम चैप्टर का स्टार्ट ही हमने यहीं से लिया था कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड या व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद उसका और सरफेस एरिया का जिससे वो गुजर रही है उसका डॉट प्रोडक्ट, जो आंसर आपके पास आएगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। ठीक है, अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं मेरा बेटा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसको हमारे पास आइए देखते हैं। देखिए फॉर्मूला बनेगा हमारे पास इसका फॉर्मूला की हेडिंग लगाते हैं, फॉर्मूला अब देखिए, अगर हमने फर्ज कर लिया कि हमारे पास B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन है, तो यहां मैं लिख देता हूं, if B is the magnetic field of induction, if B डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फोर्स की, ठीक है ना, if B is the magnetic field या मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, एक ही बात है, if B is the magnetic lines of forces बोलूँ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बोलूँ, ठीक है, या आपके पास सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स बोलूँ, सारी बातें एक ही हैं। ठीक है ना, if B is the magnetic lines of forces and A is the area and A is the वेक्टर एरिया कह देते हैं क्योंकि हम उसको वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं, एंड A is the वेक्टर एरिया या फिर सरफेस एरिया, ऐसा सरफेस एरिया जिसकी डायरेक्शन हो कहलाता है वेक्टर एरिया। ठीक है ना, ए इज द वेक्टर एरिया, देन मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स हो या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो, दोनों को आप शो करते हैं फाई से। ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स को ख़ास तौर पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लगाते हैं नीचे स्मॉल m। ठीक है ना, अगर कहीं ये लिखा हुआ तो बच्चा समझेगा कि क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बल्कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। देन मैग्नेटिक फ्लक्स फाई m विल बी, क्या कहलाएगा बेटा, ये फाई m विल बी, हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा इस डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से बेटा, हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज इनटू वेक्टर एरिया। क्या बन जाएगा बेटा, वेक्टर एरिया बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, B डॉट A लिख देंगे। ठीक है, एंड व्हेन एवर द डॉट इज रिमूव इट विल सब्सटीट्यूट बाय कॉस थीटा। तो हमारे पास एक और, ये तो वेक्टर फॉर्म में आंसर हो गया, और मैग्नीट्यूड फॉर्म में इसका आंसर क्या होगा, BA कॉस थीटा। समझ आई बात ये वाली, ये बन जाएगा इसका आंसर BA कॉस थीटा। अच्छा, अब थीटा आ गया ना, डायरेक्शन आ गई, तो इसका मतलब कभी ये मैक्सिमम होगा कभी ये मिनिमम होगा। मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा, ये बात भी पता करने की बहुत ज़रूरी है। ठीक है भाई, तो इतना आप लोग पहले नोट डाउन कीजिए, फिर इंशाल्लाह हम इसको रब करके आगे बताते हैं आपको ये मैक्सिमम कब होगा मिनिमम कब होगा। बच्चों आई होप सो कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं फिर इसकी डेफिनेशन जो है वो इरेज करने लगा हूँ। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि कंडीशन ऑफ मैक्सिमम और कंडीशन ऑफ मिनिमम कब होगा। ठीक है भाई, अब देखिए मैक्सिमम कंडीशन कब होगी और मिनिमम कंडीशन कब होगी, तो लिख लेते हैं इसको मैक्सिमम कंडीशन की हेडिंग के साथ। दोबारा हेडिंग मत डाल दीजिएगा, भाई टॉपिक चल रहा है से मैं मिटा नहीं रहा। मैक्सिमम कंडीशन, मैक्सिमम कंडीशन हमारे पास उस वक्त होगी कि जब आपके पास वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैसी हो, पैरेलल टू ईच अदर हों। कैसी हो बेटा, पैरेलल टू ईच अदर हों, यानी कि फॉर एग्जांपल ये कंडक्टर है मेरे पास, ठीक है, या ये एक एरिया है मेरे पास, ये आ रही है मैग्नेटिक फोर्स, इसके अंदर से गुजर जाएं
ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपके पास वेक्टर एरिया कैसा हो गया, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन हो गई इस तरीके से कि ये आपके पास जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ गया। परपेंडिकुलर 90 बन गया, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है वो आपके पास क्या होगा बेटा, 0 होगा, यानी कि मिनिमम होगा। मैक्सिमम डायरेक्शन क्या होगी आपके पास बेटा, आप लिख सकते हैं इसके अंदर, व्हेन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज, व्हेन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज, और यू कैन से के बी एंड वेक्टर एरिया, एंड वेक्टर एरिया यानी कि ए, ये दोनों जो हैं तुम्हारे पास कैसे हों, आर पैरेलल टू ईच अदर हों। क्या हों बेटा, आर पैरेलल टू ईच अदर हों, या फिर जो है और ऐसे भी लिख सकते हैं कि और द एंगल बिटवीन दैम इज़ 90 डिग्री। एंगल कितना हो, और द एंगल बिटवीन दैम इज़ 0 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया, इज़ 0 डिग्री। देन फ्लक्स विल बी, then magnetic flux will be maximum। क्या होगा बेटा, magnetic flux will be maximum। अब कैसे मैक्सिमम हुआ, अभी देखो चेक कराता हूं मैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, बी ए कॉस थीटा, ये आ गया बेटा हमारे पास। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, ठीक है भाई। तो जनाब हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है वो है बच्चों कॉस 0 डिग्री, एंड कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है तुम्हारे पास, 1 होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस 0 की जगह 1 आ जाएगा। आगे हिंट दे दो कि कॉस 0 डिग्री जो है वो 1 के बराबर है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज एंड वेक्टर एरिया आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये तो बन गया एक रिजल्ट तुम्हारे पास, ठीक है भाई। दूसरा रिजल्ट क्या होगा, दूसरा रिजल्ट जाहिर है कि इसका अपोजिट होगा। अपोजिट से मुराद क्या है कि जब आपके पास सरफेस एरिया या वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा बेटा वो कैसा होगा, मिनिमम होगा। तो मैं इसको इरेज करके लिखने लगा हूँ। आप लोगों ने आई होप सो इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया था लास्ट टाइम, तो दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा बच्चों, उसके बाद अब देखें ये आपके पास मिनिमम कब होगा। आप क्या लिखेंगे यहाँ पर कि पॉइंट नंबर 2 में, यानी कि सेकेंड हेडिंग के अंदर मिनिमम कंडीशन क्या होगी इसकी। मिनिमम कंडीशन आपके पास होगी ये कि जब दोनों कैसे हो जाएं, यहाँ कैसे थे पैरेलल, अब कैसे हो जाएंगे बच्चों, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो आप क्या लिखेंगे कि व्हेन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, when magnetic lines of forces यानी कि B and vector area A and vector area A वहां पैरेलल टू ईच अदर थे, यहाँ कैसे हो जाएंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर टू ईच अदर बोलूं बेटा, या ये बोलूं कि और द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, और द एंगल बिटवीन देम इज कितना होगा बेटा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। जब 90 डिग्री एंगल होगा तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। देन मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मिनिमम, विल बी मिनिमम हो जाएगा हमारे पास। समझ आ रही है बात ये वाली, मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा बेटा हमारे पास, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना कि बी ए कॉस थीटा। अब परपेंडिकुलर रखा हुआ है, जब परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो एंगल कितना होना चाहिए, बी ए कॉस 90 डिग्री होना चाहिए। और तुम्हारे पास कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। तुम्हारे पास cos 90 0 होता है। आगे तुमने हिंट भी दे दी कि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। जब cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो बेटा तुम्हारे पास आंसर क्या आ गया, मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। समझ आ गई बात ये वाली। तो ये तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देना बहुत ज़रूरी था, वरना आप लोगों को मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझ में नहीं आएगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग 2 मिनट के अंदर बेटा। जिस तरह मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे आप लोग सेम वैसे ही लिखेंगे, कोई चेंजिंग नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इतना आसान वर्डिंग में लिखवा रहा हूँ, हर टॉपिक मैंने जो है
हर टॉपिक मैंने जो है वो इतना आसान लिखवाया आप लोगों को कि आप लोगों को जो है वो कहीं मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से फ़लाँ से डिमका से लेने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है एग्जैक्ट वही अपने रजिस्टर्स में लिख दीजिए, वही याद कीजिए और वही पेपर में लिख के आ जाइएगा। इससे ज़्यादा आसानी कोई टीचर नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, हर टीचर की कोशिश वैसे यही होती है कि आसानी करें बच्चों के लिए, तो मेरी कोशिश इस हवाले से ये थी कि मैंने सब कुछ बोर्ड पे लिख दिया है, ठीक है, ताकि आप लोग जो है वहीं से कॉपी करें, स्क्रीनशॉट लेकर और याद करना शुरू करें, ठीक है। अपने टाइम को ना वैल्यूएबल बनाएं, ऐसे नहीं फालतू टाइम गुजार दें। सर जब खुलेगा कोचिंग सेंटर तो हम जो है वो उस वक्त जो है, या कॉलेज खुलेंगे तब जो है पढ़ेंगे। नहीं बेटा, जिस तरह काम हो रहा है आपको बिल्कुल वैसे काम करना है, याद भी करना है और प्रिपरेशन भी करनी है। इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद इंशाल्लाह हम इसके नुमाइकल भी शुरू करेंगे। बहरहाल हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और बड़ा ही वैल्यूएबल भी है। वो कैसे, वो इसलिए कि अभी बताता हूँ हेडिंग लिखने के बाद। अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बेटा। तो पहले ज़रा थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है और इसकी वजह से क्या रेवोल्यूशन आया पूरी वर्ल्ड के अंदर, ठीक है बेटा। तो ज़रा इस चीज़ को ज़रा पहले देख लें, फिर आते हैं डेफिनेशन वगैरह के ऊपर इसकी। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये बात पता है कि अभी हमने क्या पढ़ा, मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले दुनिया के सामने लाने वाले थे फराडे साहब 18th सेंचुरी के अंदर, ठीक है। इनके इस कॉन्सेप्ट के बाद पूरी दुनिया में एक बड़ा रेवोल्यूशन आया इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो डिस्कवर हुई कि जनाब AC जनरेटर बने, मोटर्स बनी, ट्रांसफार्मर्स बने इस कॉन्सेप्ट के बाद, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट होता क्या है, देखें चैप्टर के स्टार्ट में हमने ये सीखा था कि एक वायर में से या एक कंडक्टर में से जब भी करंट गुजर रहा होता है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होती है, यानी कि करंट से हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। वहाँ तो हम ये सीख कर आए थे, लेकिन इसका अपोजिट यानी कि रिवर्स प्रोसेस भी हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड से हम करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें, वो तो उस कंडक्टर की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती थी, ठीक है, लेकिन हम मैग्नेटिक फील्ड को सेट करके उसके अंदर एक कंडक्टर रख के, ठीक है, ऐसा कंडक्टर जिसमें कोई करंट फ्लो पहले से नहीं हो रहा हो, ठीक है, तो हम इस तरह का काम कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब ये ऐसा फिनोमेना, ऐसा प्रोसीजर जिसमें आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके, अच्छा देखें, दो बातें हैं जो याद रखने वाली हैं। आप किसी भी कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें, उसमें करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना ज़रूरी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना ज़रूरी है। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे जैसे वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता रहेगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहेगी, वैसे ही क्या होगा, आपके पास उस कंडक्टर के अंदर, उस वायर के अंदर करंट प्रोड्यूस होता रहेगा। लेकिन करंट प्रोड्यूस होने से पहले EMF प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगी और उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो कुछ बातें सीख लें कि कैसे कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बच्चों एक मैग्नेट मौजूद है, ठीक है। क्या मौजूद है, एक मैग्नेट मौजूद है। ये मैग्नेट आ गया, बार मैग्नेट हमारे पास है, लेट सपोज ये नॉर्थ पोल है उसका और ये उसका साउथ पोल है, ठीक है। हमने कंडक्टर लिया, अब कंडक्टर को मैं ऐसे बना देता हूँ ना, ठीक है। जैसे लेट सपोज मैंने एक कंडक्टर लिया, ये आ गया मेरे पास कंडक्टर, ठीक है। अब कंडक्टर कहाँ रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और कंडक्टर जो है वो एक क्लोज्ड लूप के अंदर है। किसके अंदर है बेटा, क्लोज लूप के अंदर है। और उस कंडक्टर के नीचे क्लोज लूप में मैंने लगा दिया एक गैल्वेनोमीटर। क्या लगा दिया बेटा, गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है। गैल्वेनोमीटर की ये आ गई आपके पास, पॉइंटर आ गया, ठीक है। अब जरा देखिए सिलसिला होगा क्या, कैसे हम इस कंडक्टर के अंदर करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। कोई करंट इसके अंदर नहीं है, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, जैसे आपने इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, बशर्त ये है कि आप इसको चेंज करें, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करें। मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज होता है, आप इसको आगे पीछे करते रहिए, आगे जाएंगे। तब तीन सूरतें हैं, तीन सूरतें क्या हैं, या तो आप मैग्नेट को मूव करवाइए, या तो आप कंडक्टर को मूव करवाइए, या तो आप दोनों को मूव करवाइए विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है ना। या तीन तरीके हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के। क्या तीन तरीके आपके पास हैं, या तो आप कंडक्टर को मूव करवाइए, पैरेलल कंडक्टर को मूव करवाइए, या आप मैग्नेट को मूव करवाइए, या आप दोनों को मूव करवाइए, ठीक है। अब देखें कैसे मूव कर सकते हैं हम, ऐसे मूव कर सकते हैं, ये रहा कंडक्टर आपके पास ना, ठीक है, सॉरी ये रहा आपके पास मैग्नेट। तो मैग्नेट को जब तुम आगे लेके जाओगे
तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा इस कंडक्टर के अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या प्रोड्यूस हो जाएगा बेटा? इस कंडक्टर के अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन करंट प्रोड्यूस होने से पहले इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, यानी कि ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और जैसे ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगी, उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ये लगा हुआ है क्लोज लूप के अंदर, जो करंट प्रोड्यूस होगा वो फ्लो करना शुरू कर देगा। फ्लो करेगा तो आपका जो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर है उसके अंदर डिफ्लेक्शन आ जाएगी, ठीक है। जब तुम इसको फॉरवर्ड मूव करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस होगा। जब तुम इसको रिवर्स मूव करोगे तो क्या प्रोड्यूस होगा? क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। फॉरवर्ड मूवमेंट पर फॉरवर्ड डिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। रिवर्स मूवमेंट पर रिवर्स या बैकवर्ड मूवमेंट पर बैकवर्ड डिफ्लेक्शन होगी, लेकिन होगी जरूर। क्यों? क्योंकि आगे पीछे करने से क्या हो रहा है मेरा बेटा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है इसके अंदर। ये वाली बात समझ में आ गई आपके, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर अगर हम कंडक्टर चेंज कर दें जिसमें हाई रेजिस्टेंस हो, अगर हाई रेजिस्टेंस वाला कंडक्टर है तो करंट कम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अगर लो रेजिस्टेंस वाला कंडक्टर है तो करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। लो रेजिस्टेंस हाई करंट, हाई रेजिस्टेंस लो करंट। समझ में आ गई बात ये वाली? तो ये तरीका है आपके पास क्या करने का बेटा? ये तरीका आपके पास है मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने का, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरा तरीका फिर क्या था? दूसरा तरीका ये है कि आप जो हैं इसको चेंज ना करें, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखें आप क्या करें इसके बाद, अब क्या कर सकते हैं, इसको जो है कंडक्टर को क्या करना शुरू कर दें, कंडक्टर का एंगल चेंज कर दें। देखें मैग्नेटिक फ्लक्स करने के 3-4 तरीके हमारे पास है। एक तो तरीका मैंने बता दिया कि किस तरह कर रहे हो तुम, ठीक है ना, मूव करवा के, ठीक है ना। क्या करके मूव करवा के, तो इसको मूव करवाओ, जब इसको मूव करवाओ, इसको मूव कैसे करवाओगे? इसको मूव करवा सकते हो, अभी ये रखा हुआ है पैरेलल, ऐसे रखा हुआ है ना, ठीक है। इसको किसी भी एंगल पे इंक्लाइन कर दो, ऐसे कर दो कंडक्टर को, या ऐसे कर दो कंडक्टर को, इंक्लाइन कर दो। इसके इंक्लाइनेशन की वजह से फ्लक्स चेंज होगा, इसके एंगल चेंज होने की वजह से फ्लक्स चेंज होगा। अच्छा, वो कैसे बेटा? हम जानते हैं फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, ठीक है। पहला काम क्या किया कि तुमने इन दोनों में से देख के मूवमेंट करवाई, ये दोनों की मूवमेंट करवाई, उस तरीके से फ्लक्स चेंज हो गया। दूसरा काम तुमने क्या किया कि इसकी पोजीशन चेंज कर दिया। अभी ऐसे रखा हुआ है ना, तुमने ऐसे कर दिया या ऐसे कर दिया, इसका एंगल चेंज कर दिया, ठीक है। एंगल इंक्लाइंड पोजीशन में ले आए इसको, तब भी फ्लक्स चेंज होगा। फिर तीसरा तरीका क्या हमारे पास है? तीसरा तरीका हमारे पास ये है कि इसका एरिया चेंज कर दो। इसका क्या चेंज कर दो? एरिया चेंज कर दो। इसके सामने की साइड कैसी है? सर्कुलर साइड है ना, इसके सामने साइड कैसी है? सर्कुलर है। अब न्यू समझो कि ये तुम्हारे पास पहले जो कंडक्टर था, अब मैंने कंडक्टर को शेप ऐसी कर दी, खींच दिया इसको। सर्कुलर मोशन था ना पहले, इस टाइप का कंडक्टर पहले तुम्हारे पास मौजूद था, ऐसा कंडक्टर मौजूद था तुम्हारे पास पहले ना, ठीक है। ये साइड जो है ये तुमने बना दी, ये वाली मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया, दोनों तरीके से खींच दिया। पहले फ्लक्स सिर्फ यहाँ से गुजर रहा था, यहाँ से गुजर रहा था, इस जगह से गुजर रहा था फ्लक्स, ठीक है ना, यहाँ से गुजर रहा था फ्लक्स। लेकिन अब जो है स्ट्रेच हो गया तो यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा फ्लक्स, ठीक है। जब यहाँ से फ्लक्स जाएगा तो अब फ्लक्स का जो गुजरने का एरिया है, सरफेस एरिया जो है वो क्या हो गया? चेंज हो गया। इसकी वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है जनाब। अच्छा जनाब, फिर तीसरी चीज़ आपके पास क्या है कि आप मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन को चेंज करो, ठीक है। देखिए इसको टाइम वेरिएंट बनाओ। टाइम वेरिएंट कैसे मतलब हुआ? टाइम वेरिएंट से मुराद ये हुई, टाइम वेरिएंट से मुराद बेटा क्या हुई, अभी बना के दिखाते हैं आपको, देखें, बल्कि वहीं बना देता हूँ सारे तरीके हम रिव्यू कर सकें एक साथ। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कॉइल है, ठीक है, एक कॉइल मेरे पास आ गया, ये रहा एक कॉइल मेरे पास है, ठीक है। एक कॉइल आ गया, कॉइल पे ये आ गया आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स, ये आ गया एक कॉइल, ठीक है। इस कॉइल को आपने अटैच किया है मेरा बेटा किससे? एक इलेक्ट्रिक सोर्स से अटैच किया है, एक इलेक्ट्रिक सोर्स से अटैच कर दिया। समझ आई बात ये वाली? एक इलेक्ट्रिक सोर्स से अटैच कर दिया। दूसरी बात, एक और कॉइल आपने इसके बराबर में रखा, वो कॉइल आपने क्या किया बच्चों? ये कॉइल एक और आ गया, एक और कॉइल आ गया, ठीक है। इस कॉइल में, इस कंडक्टर में, इस कॉइल के अंदर कोई भी अभी करंट प्रोड्यूस, अभी करंट है ही नहीं। इसके अंदर तो करंट है लेकिन इसमें करंट नहीं है, ठीक है। इसमें करंट मौजूद अभी नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने इसको भी एक क्लोज लूप में रखा। क्लोज लूप में रखने के बजाय, क्लोज लूप में रखने के बाद क्या किया? इससे एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया। क्या अटैच कर दिया बेटा? गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया। ये वाली बात समझ में आई? अब जैसे जैसे तुम इलेक्ट्रिक सोर्स बढ़ाते जाओगे, ठीक है, इसमें क्या होगा? इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों कॉइल जो हैं आपस में यूँ समझ लीजिए कि इंटरलिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है।
इसमें इनके दरमियान कम गैप है, जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और जो इसके लिहाज से चेंज होती रहेगी, तुम इलेक्ट्रिक सोर्स चेंज करते रहो, इलेक्ट्रिक सोर्स को चेंज करो, वेरिएट करो, तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएट होगी। जब तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड वेरिएट होगी, इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी वेरिएट होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। ठीक है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होगा वो इसमें लिंक्ड हो जाएगा, इसके पास भी आएगा। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा, यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी। जब ईएमएफ प्रोड्यूस होगी तो सारे करंट भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब वो करंट फ्लो यदि करेगा तो तुम्हारे पास यहाँ शो हो जाएगा भाई हाँ करंट प्रोड्यूस हो गया। तो हमारे पास ये 3-4 तरीके हैं फ्लक्स को वेरिएट करने के, फ्लक्स को चेंज करके करंट को जनरेट करने के हमारे पास 3-4 तरीके हैं। और यही फिनोमेना बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके करंट प्रोड्यूस करने का फिनोमेना कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहले किसने बताया, हमें फैराडे ने बताया था 18th सेंचुरी के अंदर। ठीक है, और उसके बाद ही बहुत सारी रेवोल्यूशन आई थी। उसमें क्या क्या रेवोल्यूशन क्या क्या आई थी, ट्रांसफार्मर बने, मोटर्स बने, जनरेटर्स बने। ठीक है, तो हम इसकी एक बेसिक डेफिनेशन लिखकर बात को खत्म कर रहे हैं, अपने लेक्चर को खत्म कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बनेगी हमारे पास, डेफिनेशन हमारे पास बनेगी द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ करंट, the process of generation of current due to, जैसे कर लेते हैं करंट इन अ कंडक्टर, तो कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस होगा, ऐसा कंडक्टर जिसमें पहले तक कोई करंट मौजूद नहीं हो। ठीक है, इन अ करंट, ये आ गया जनरेशन ऑफ करंट इन अ कंडक्टर due to variation of magnetic flux, this process या this phenomena is called this phenomenon is called electromagnetic induction, is called electromagnetic induction। अच्छा, इसकी वजह से जो हमारे पास वो प्रोड्यूस हुआ, क्या कहते हैं, ईएमएफ प्रोड्यूस हुई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ना कंडक्शन को लिखते हैं, इंडक्शन ले देते हैं यहाँ पे बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये आ गया आपके पास डेफिनेशन। अब क्या लिखोगे यहाँ पर, एन ईएमएफ इज सेटअप इन द कॉइल, एन ईएमएफ इज सेटअप इन द कॉइल या इंड्यूस इन द कॉइल, इज सेटअप इन द कॉइल इज कॉल्ड, या इज प्रोड्यूस कर देते हैं, एन ईएमएफ इज प्रोड्यूस इन द कॉइल भी कर सकते हैं, सेटअप भी सही है, इन द कॉइल इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या कहलाती है बेटा, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाती है। 2 पॉइंट्स लिख लीजिएगा यहाँ पर, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और दूसरी बात फिर क्या, कि करंट thus produced is called induced current। क्या कहलाता है बेटा, वो ऐसे बनाया हुआ करंट हमारे पास इंड्यूस करंट कहलाता है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके 2 लॉस पढ़ेंगे। ठीक है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और लेंज़ेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कोई बात समझ में ना आई हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा बेटा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।